गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। आज मैं आपकी एग्रोनॉमी क्लास में कपास की खेती और बरसीम की खेती को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कपास की खेती स्टार्ट करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर देर ना करते हुए। जो कपास होता है उसका जो बोटेनिकल नेम है गॉसिपियम स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए लिखा गया यहाँ पर क्योंकि भारत में कपास की चार प्रजातियों की खेती की जाती है। जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा कपास का वर्गीकरण में। और इसकी जो फैमिली होती है कपास की होती है मालवेसी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कपास की फैमिली क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कपास की जो फैमिली वो है मालवेसी। मालवेसी। और इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो है भारत। ये इंडिया में ही इसका ओरिजिन प्लेस है कपास का। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कपास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कपास कॉटन सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देसी कपास, देसी कॉटन। इसमें जो बोटेनिकल नेम इसका जो होता है वो है गॉसिपियम आर्बोरियम। देसी कपास का जो बोटेनिकल नेम है वो है गॉसिपियम आर्बोरियम। और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है 2n = 26। मतलब इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है वो 26 पाया जाता है, द्विगुणित जो कि होता है। और अगर मोनोप्लैट पूछा जाएगा n बराबर तो होगा 13। और ये जो भारत में इसकी खेती 29% क्षेत्रफल पर ये ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। भारत में ये 29% क्षेत्रफल पर उगाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे एशियाटिक कपास। एशियाटिक कपास जो होता है उसका बोटेनिकल नेम है गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम जो है एशियाटिक कपास का बोटेनिकल नेम है। और इसमें भी क्रोमोजोम नंबर 2n = 26। और जो मोनोप्लाइड होता है उसमें क्रोमोजोम नंबर 13 पाया जाता है। यहाँ भारत में 21% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। एशियाटिक कपास जो हो भारत में 21% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। थर्ड जो कपास है वो है अमेरिकन कपास। ठीक है, अमेरिकन कपास ये जो है भारत में 50% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है गॉसिपियम हिरसुटम। अधिकतर ये पूछा जाता है कि अमेरिकन कपास का बोटेनिकल नेम है, तो अमेरिकन कपास का जो बोटेनिकल नेम है वो है गॉसिपियम हिरसुटम। और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है गुणसूत्र संख्या वो होता है 2n = 52, 52। फिर फोर्थ जो कपास है वो है इजिप्शियन कॉटन या इजिप्शियन कपास। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है गॉसिपियम बारबाडेंस। गॉसिपियम बारबाडेंस इसका वानस्पतिक नाम है। और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है 2n = 52। मतलब इसमें जो क्रोमोजोम होता है वो 52 पाया जाता है, जो कि द्विगुण होता था। और अगर इसमें मोनोप्लाइड की बात की जाए इसमें और अमेरिकन कपास में, तो दोनों में जो होता है मोनोप्लाइड जो होता है वो होता है 26। और ये जो होता है भारत में बहुत ही कम क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर पर सिर्फ ये ग्रो की जाती है भारत में, 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर। और जो इजिप्शियन कपास होता है उसका सबसे लंबा रेशा होता है, जिसकी साइज़ जो होती है 3.6 to 5 सेंटीमीटर इसका रेशा होता है। मतलब इसके फाइबर रेशे की जो लंबाई होती है वो 3.6 to 5 सेंटीमीटर होती है। और अगर बात करें कि भारत में या विश्व, सॉरी पहले हम लोग बात करते हैं विश्व की। विश्व में जो होता है कपास सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है और इसका सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो विश्व में कपास का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो भारत के पास है। लेकिन जो ग्रो किया जाता है वो चीन में ग्रो किया जाता है। सबसे अधिक कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चीन में होता है।
और जो कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल है विश्व में वो है भारत के पास। उसके बाद अगर हम भारत में बात करें ना कि भारत में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो भारत में जो कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल है एवं जो उसका उत्पादन है होता है गुजरात में। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास में सबसे पहले शीर्ष कलिका या शीर्ष कलिका मतलब जो होता है एक्जिलरी बर्ड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, एक्जिलरी बर्ड का सबसे पहले निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, या दिखाई देना, या सबसे पहले शीर्षस्थ कलिका का दिखाई देना क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है। और जो कपास के फल का प्रकार होता है वो कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है कपास के फल का प्रकार होता है। और इसके लिए जो सॉयल मृदा की आवश्यकता पड़ती होती है वो काली मृदा, ब्लैक सॉयल के लिए आवश्यक होती है, सबसे अधिक ग्रो करती है ब्लैक सॉयल में। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कपास की काली मृदा का काला रंग किसके कारण होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, या टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट रहेगा, या फिर पूरा इसका नाम जो होता है कपास की काली मृदा का काला रंग जो होता है क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट कंपाउंड। और इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है 25 से 29 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बीज दर कि जो कपास की सीड रेट क्या होती है, देसी कपास, अमेरिकन कपास एंड संकर और बीटी कपास की सीड रेट क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देसी कपास। जो देसी कपास होता है उसकी जो सीड रेट होती है बीज दर वो होती है 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो अमेरिकन कपास होता है उसकी कितनी होती है, उसकी जो होती है 15 से 25 किलोग्राम, या कहीं कहीं पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी लिखा रहता है। तो आप दोनों अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन सामने दिख रहा है विकल्प में तो उसको आप लोग टिक कर दीजिए। फिर जो संकर कपास होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है, जो संकर कपास जिसको हाइब्रिड कॉटन भी कहा जाता है, उसकी जो सीड रेट होती है वो होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सबसे जो कम सीड रेट होती है वो होती है बीटी कॉटन की या बीटी कपास की। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिजिनेसिस, फुल फॉर्म जो होता है बीटी का बैसिलस थुरिजिनेसिस। उसकी जो सीड रेट होती है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिंग कि कपास की स्पेसिंग क्या होती है। तो देसी और जो अमेरिकन कपास होता है उसकी सेम होती है 67.3 इंटू 30 सेंटीमीटर, 67.3 इंटू 30 सेंटीमीटर। और संकर की जो होती है, और संकर और बीटी दोनों की होती है वो सेम होती है 100 गुणे 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बुआई का समय। बुआई का जो समय होता है वो होता है 15 मई से लेकर 15 जून तक। इसमें जो हम लोग बुआई करते हैं कपास में, उसमें बुआई का, जैसे ये जो कपास है वो खरीफ सीजन की वैरायटी है, शॉर्ट डे प्लांट है, इसलिए इसकी जो बुआई होती है 15 मई से लेकर 15 जून के बीच हम इसकी बुआई करते हैं। अब हम बात करेंगे कपास कैसा प्लांट है, सेल्फ क्रॉस या ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड। तो जो कपास होता है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड या प्रायः परपरागित फसल है। अब हम लोग बात करेंगे कि ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है। अगर किसी क्रॉप में 5 से लेके 30% यानी 5 से लेके 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और 70 to 95% तक इसका जो रेशियो है, अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब 5 से लेकर 30% क्रॉस पॉलिनेशन और 95 to 70% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कपास के पुष्प का जो उसका फूल होता है उसके सही ढंग से ना खुलने का कारण क्या होता है। तो कपास के पुष्प फूल का सही ढंग से खुलने का ना कारण होता है टैनिन की अधिकता। ठीक है। और उस प्रोसेस को कहा क्या जाता है, अगर उसका पुष्प सही ढंग से नहीं खुल रहा है कपास का पुष्प या फूल, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है TRAK, TIRAK। ठीक है।
और कपास में जो होता है गिनिंग परसेंटेज या ओटाई प्रतिशत जिसको कहा जाता है, कितना परसेंट होता है कपास में जो ओटाई परसेंट होता है वो 24 से लेकर 43 43% तक होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रजातियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो वैरायटी है H4 हाइब्रिड 4। H4 जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन, मतलब कपास की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है जो कि 1970 में C.T. पटेल द्वारा डेवलप की गई थी गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वारा लक्ष्मी जो है फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है। इंटर स्पेसिफिक मीन्स और इंट्रा स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है मैं अभी बता रहा हूँ। तो जो इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है कपास की वो है वारा लक्ष्मी, और जो इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी वो है सविता एंड सूर्या। तो इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं, जब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस किया जाता है तो उसको इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। जब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस किया जाता है तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। अब जो मतलब जो दो सेम स्पीसीज की वैरायटी और स्पीसीज में क्रॉस किया जाता है, जब दो सेम स्पीसीज में आपस में क्रॉस कराया जाता है बीच में, अगर सेम है तो उसको कहेंगे इंट्रा, और डिफरेंट है तो इंटर। ठीक है, यही आप लोग को ध्यान रखना है। तो जो इंटर स्पेसिफिक है वो है वारा लक्ष्मी, और जो इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है कपास की वो है सविता एंड सूर्या। अब नेक्स्ट वैरायटी जो होती है देसी कॉटन की जो प्रजातियां हैं, फर्स्ट तो है लोहित एंड सेकंड है श्यामली। और एशियाटिक कॉटन की जो वैरायटियां हैं वो है संजय फर्स्ट एंड सेकंड दिग्विजय। नेक्स्ट है अमेरिकन कॉटन। जो अमेरिकन कॉटन की वैरायटी है, फर्स्ट है बीकानेरी नरमा, सेकंड विकास, थर्ड प्रमुख, फोर्थ महालक्ष्मी। इसमें एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि H777 किसकी वैरायटी है। H777 किसकी वैरायटी है। तो H777 जो है वो कपास की अमेरिकन प्रजाति है। आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर, जो अपना नोट्स बना रहे हैं एग्रोनॉमी का उसमें लिख लीजिएगा कॉटन की क्रॉप में कि H777, या कहीं भी लिख लीजिएगा एग्रोनॉमी के नोट्स में कि H777 जो प्रजात हैं वो कपास की अमेरिकन प्रजात है। ठीक, ओके। फिर मुझको ये ना कहिएगा कि सर ने नोट्स नहीं प्रोवाइड किया, उसमें ये नहीं लिखा था। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहता है कि उस समय वो टीचर बोल क्या रहा है। लिखा तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्लास में प्रेजेंट रहता है, जो टीचर की बात सुनता है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि H777 जो है कपास की अमेरिकन वैरायटी है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद जो इजिप्शियन कॉटन है उसकी वैरायटी है सोविन एंड सुजाता जो भारत में ही डेवलप की गई थी। सुजाता नाम की गाय भी है, सुजाता जो वैरायटी भी है कॉटन की। सुजाता जो है उसकी गेहूं की भी वैरायटी है, मैंने आपको पहले भी लिखाया होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कपास को वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना भी कहते हैं, वो तो कहते ही हैं भाई सफ़ेद सोना, तो वाइट गोल्ड जो है कपास को ही कहेंगे भाई, इतना इम्पोर्टेंट जो है। बीटी कॉटन का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis, जिसको डेवलप किया गया था बीटी कॉटन को एक क्वेश्चन पूछा था कि बीटी कॉटन को किसने डेवलप किया, तो आप लोग लिखेंगे C.D. मायई। और क्यों डेवलप किया गया था, सॉरी बीटी कॉटन इसलिए डेवलप किया गया था, अमेरिकन बालवर्म जो इसमें डिजीज लगता है उसको रोकने के लिए बीटी कॉटन डेवलप किया गया था। और इसकी जो प्रथम वैरायटी है, बीटी कॉटन की जो प्रथम वैरायटी है वो है बॉल गॉड। बीटी कॉटन की फर्स्ट वैरायटी जो है वो है बॉल गॉड, जिसको C.D. मायई ने विकसित किया था। ये पूछा जाता है कि बॉल गॉड जो बीटी कॉटन की वैरायटी है उसको किसने डेवलप किया, तो आप लोग लिखिएगा C.D. मायई। और बीटी कॉटन को डेवलप करने के लिए किस जीन का प्रयोग किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई बीटी कॉटन तो डेवलप की गई, लेकिन किस जीन का प्रयोग करके बीटी कॉटन डेवलप की गई,
तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बीटी कॉटन है वो डेवलप की गई थी CRY1AC जीन है। कहीं कहीं CRY AC1 भी लिखा रहता है, CRY1AC दोनों कहीं भी मिल रहा है, तो दोनों सेम ही है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर नहीं तो आपका जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, CRY1AC एंड CRY AC1। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं। इसके बीटी कॉटन को डेवलप करने के लिए CRY1AC जीन रिस्पॉन्सिबल है या प्रयोग किया गया था। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिनोले से, जो कपास का बिनोला होता है उससे रुई को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं डिलेंटिंग। बिनोले से रुई को अलग करना जो है डिलेंटिंग कहलाता है, और ये क्रिया H2SO4 आई मीन सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा की जाती है। फिर बिनोले में जो होता है तेल परसेंटेज कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है 15 से 25%। और कपास से जो रुई प्राप्त होती है, कपास से कितने परसेंट हमें रुई प्राप्त होती है, 33%, 100 में से 33%। कपास में जो होता है बिनोले तथा रुई का जो अनुपात होता है, बिनोला जो होता है 3% भाग जो होता है, आई मीन क्या कहते हैं, 3 भाग बिनोला रहेगा और 1% भाग रुई रहेगी 100% में। ठीक है, कपास के रेशे की मैच्योरिटी किससे मानते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कपास जो है मैच्योर हो गया है या अनमैच्योर है। इसकी मैच्योरिटी को हम पता करने के लिए एक इक्विपमेंट आता है जिसको हम कहते हैं एरिलोमीटर। एरिलोमीटर के द्वारा हम कपास के रेशे की मैच्योरिटी मापते हैं, फाइबर की मैच्योरिटी। और कपास के रेशे का महीनपन किससे मापते हैं, मतलब कितना महीन रेशा है, उसकी क्या मतलब कितने मिलीमीटर का है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं माइक्रोनायर, जो है एक इक्विपमेंट आता है। माइक्रोनायर के द्वारा हम कपास के रेशे का महीनपन मापते हैं। नेक्स्ट जो है कपास के एक गांठ का वजन कितना हो। एक गांठ मतलब एक बेल का वजन कितना होता है, एक पूरा बेल जो होता है उसके गांठ का वजन कितना होता है। तो कपास के एक गांठ का वजन जो होता है 170 किलोग्राम। और ये भी पूछा जाता है कि जूट के एक गांठ का वजन या जूट के एक बेल का वजन कितना होता है, तो होता है 180 किलोग्राम। फिर वहीं मेस्टा एक होता है, मेस्टा के एक गांठ का वजन या एक बेल का वजन कितना होता है, वो होता है 181 किलोग्राम। ठीक, ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कपास की जो खली होती है, आई मीन कपास की जो केक होती है, उसमें NPK रेशियो कितना होता है। उसमें जो NPK पाया जाता है, नाइट्रोजन 6%, जो इनका रेशियो होता है NPK का 6:3:2। ठीक है, नाइट्रोजन 6, फास्फोरस 3 एंड पोटाश 2। कपास की काली मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है। जो कपास का ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है, किस तत्व की डिफिशियंसी पाई जाती है। तो कपास की काली मृदा में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पाई जाती है। नाइट्रोजन एलिमेंट, जो नाइट्रोजन तत्व होता है उसकी डिफिशियंसी पाई जाती है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि कपास की काली मृदा का काला रंग किसके कारण होता है। तो अगर आपको ये कहीं ऑप्शन में दे रहा है मैग्नेटाइट कंपाउंड, तो ही लगा दीजिएगा, या फिर टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट दिया है तो वो क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये सब नहीं दिया, पूरा लॉन्ग में दिया है, तो आप लोग याद रखिए कि कपास की काली मृदा का काला रंग जो होता है वो होता है क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट कंपाउंड। ये कंपाउंड लिखा है, ठीक है, लास्ट में। तो हम लोग पढ़ेंगे डिजीज। तो जो कपास में डिजीज लगती है, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, लिटिल लीफ मतलब छोटी पत्ती जो होती है कॉटन की, वो किसके कारण होता है, उसमें जिंक की डिफिशियंसी होती है, मतलब जिंक की कमी के कारण ऐसा होता है। फिर सेकंड है कपास का जीवाणु झुलसा रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, जो कि जीवाणु मतलब जीवाणु पहले ही लिखा है इसमें, तो बैक्टीरिया के ही द्वारा होगा। और उसका जो साइंटिफिक नेम है बैक्टीरिया का होता है जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस वैरायटी मालवेसियरम। जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस बैक्टीरिया का नाम है, उसकी जो वैरायटी वो है मालवेसियरम। फिर इंसेक्ट जैसे अब में ये डिजीज नहीं पूछा जाता कॉटन में, लेकिन ये पूछा जाता है कि पिंक बॉलवर्म या अमेरिकन बॉलवर्म किस क्रॉप से संबंधित है, या किसके इसका जो क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम है क्या है। यही दोनों पूछता है कि किस क्रॉप से संबंधित है या फिर इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला।
GOSSYPIELLA। इसको इंग्लिश में पिंक बॉलवर्म या अमेरिकन बॉलवर्म भी कहा जाता है इसको हिंदी में। पिकिंग एंड टॉपिंग क्रिया, ये दोनों प्रोसेस हैं। पिकिंग एंड टॉपिंग क्रिया किससे संबंधित है ये पूछा जाता है। तो पिकिंग एंड टॉपिंग क्रिया जो संबंधित है आपकी वो है कपास से। और मैंने आपको कुछ मतलब पहले लेक्चर में कुछ जैसे इससे पहले मैंने आपको लेगुमिनस क्रॉप पढ़ाई होगी, उसमें मैंने बताया होगा कि निपिंग एंड टॉपिंग क्रिया किससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं बता ही दे रहा हूँ। बताऊँगा नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। नेक्स्ट क्लास में नहीं, इस लेक्चर के लास्ट में बताऊँगा। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पिकिंग एंड टॉपिंग क्रिया जो है कपास से, और जो आपको आंसर देना है कि निपिंग एंड टॉपिंग क्रिया किससे संबंधित है, जो आपको देना है इसी लेक्चर में और अंत से पहले, ख़त्म होने के पहले लेक्चर के। इसमें दिया है कपास के रेशे की गुणवत्ता आई मीन इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस तत्व का, तो वो है पोटास। अगर इसके रेशे की लंबाई बढ़ानी है तो किस तत्व का प्रयोग करेंगे, वो बोरान का प्रयोग करेंगे। अब इसकी जो ईल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी ईल्ड कितनी होती है। तो इसकी जो ईल्ड होती है अमेरिकन और संकर की, वो होती है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, और देसी और एशियाटिक की जो होती है 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। NRC ऑफ कॉटन या नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कॉटन कहाँ पर है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कॉटन जो है वो है आपका नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर तो जैसे एक सिटी हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो क्या कहते हैं यार, वो तो स्टेट है ना महाराष्ट्र। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बरसीम की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ट्राइफोलियम जिसको कहते हैं, या फिर कल्टीवेशन ऑफ बरसीम। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं ये भी क्रॉप। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। फैमिली जो होती है फेवेसी होती है, और उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है कि क्या बरसीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बरसीम का जो उत्पत्ति स्थान है वो है कहाँ है, इजिप्ट। इजिप्ट जिसको हिंदी में मिस्र भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बरसीम। तो दो तरह की बरसीम होती है, फर्स्ट तो डिप्लॉयड एंड सेकंड होती है टेट्राप्लॉयड। द्विगुणित, फर्स्ट मतलब डिप्लॉयड मीन्स द्विगुणित एंड टेट्राप्लॉयड मतलब चतुर्गुणित। तो जो डिप्लॉयड होती हैं उसमें क्रोमोजोम नंबर जो होता है पाया जाता है 2n = 8 आई मीन 8 क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। और जो टेट्राप्लॉयड होती है उसमें क्रोमोजोम नंबर 16 पाया जाता है, 16। जो डिप्लॉयड होती हैं उनमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है, और जो जो टेट्राप्लॉयड होती हैं वो ठंडी सहन करने की क्षमता आई मीन सर्दी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। अगर हम बरसीम को बोते हैं तो उसमें डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड का रेशियो कितना रखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बरसीम को बोते समय टेट्राप्लॉयड एंड डिप्लॉयड के बीच में रेशियो कितना रहेगा, या डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड का रेशियो कितना रहेगा। तो डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड का जो रेशियो रहेगा 1:2 के रेशियो में हम उसको बोएंगे खेत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बरसीम कब आई। भारत में सर्वप्रथम बरसीम की खेती कहाँ की गई। तो भारत में सर्वप्रथम बरसीम की खेती 1904 ईस्वी में मीरपुर सिंधु में की गई, जो कि अब जो है मीरपुर कहाँ है आपको पता होगा, बांग्लादेश में, लेकिन तब वो भारत में ही था जब इसकी खेती की गई थी। बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्लोवर मीन्स लॉन्ग, इजिप्शियन लॉन्ग के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें जो क्रूड प्रोटीन पाई जाती है वो 20% पाई जाती है। बरसीम में क्रूड प्रोटीन जो होती है 20% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बरसीम किस ऋतु की फसल है। बरसीम जो है रवि ऋतु की फसल है। और बरसीम को किंग ऑफ फॉडर, बरसीम को जो होता है किंग ऑफ फॉडर आई मीन चारों का राजा भी कहते हैं। किंग ऑफ फॉडर मीन्स चारों का राजा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वीन ऑफ फॉडर किसको कहते हैं। जब चारों का राजा बरसीम को कहते हैं तो चारों की रानी किसको कहते हैं, आई मीन क्वीन ऑफ फॉडर, उसको कहते हैं लूसर्न या अल्फाल्फा, जिसको दूसरा नाम है अल्फाल्फा। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है
मेडिकैगो सटाइवा, मेडिकैगो सटाइवा जो है लूसर्न का साइंटिफिक नेम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बरसीम, बरसीम के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी सीड रेट कितनी होती है, उसकी मीन्स बरसीम की सीड रेट कितनी होती है पर हेक्टेयर। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा कि जो बरसीम की सीड रेट है वो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी जो सीड रेट है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके जो टाइम ऑफ सोइंग है, बुआई का जो समय है वो है 10 से 15 अक्टूबर। इसकी जो बुआई का समय वो है 10 से 15 अक्टूबर, क्योंकि रबी सीजन की क्रॉप है तो अक्टूबर में ही, अक्टूबर नवंबर में इसको बोएंगे या बुआई की जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रजातियाँ इसकी है, डिप्लॉयड की कौन सी हैं और टेट्राप्लॉयड। जो डिप्लॉयड की इसकी वैरायटी है मिसकावी, खद्राविन, छिंदवाड़ा। और फोर्थ जो है IGFRI। IGFRI मीन्स इसका जो फुल फॉर्म होता है मैंने आपको पहले ही लिखा होगा, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी है। झांसी मीन्स उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो डिप्लॉयड वैरायटियाँ वो है मिसकावी, खद्रावी, छिंदवाड़ा, IGFRI 99। ठीक है। उसके बाद इसकी जो टेट्राप्लॉयड वैरायटी है वो है टाइप 678। और सेकंड जो है पूसा जायंट। ये पूछा जाता है कि बरसीम की जैसे पूसा जायंट किसकी वैरायटी है, तो आप लोग लिखिएगा बरसीम की टेट्राप्लॉयड। अगर ऑप्शन में दिया है टेट्राप्लॉयड तो टेट्राप्लॉयड, नहीं तो बरसीम तो आप लोग लगाइएगा ही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बरसीम में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको कौन सा बैक्टीरिया है, क्या कहा जाता है उसको, तो जो बैक्टीरिया उसका नाम है राइजोबियम ट्राइफोलियम। बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु जो है वो है राइजोबियम ट्राइफोलियम। अब इसके लिए कौन सी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है बरसीम को ग्रो करने के लिए? हल्की बलुई मृदा को छोड़कर सभी भूमियों में इसकी खेती की जाती है। हल्की जो इसमें बलुई मृदा ना हो, मतलब हल्की बलुई मृदा को छोड़कर सभी भूमियों में इसकी खेती की जा सकती है, जैसे बलुई दोमट, क्ले दोमट, या जो भी है मृतिका दोमट, सैंडी लोम, क्ले लोम, लोमी सॉयल, सभी में इसकी खेती की जाती है, केवल हल्की बलुई मृदा को छोड़कर। ठीक है, जिसमें बालू ना पाया जाओ थोड़ा बहुत। इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है इसको ग्रो करने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बरसीम के, वो होती है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। 18 से 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर आवश्यक होता है। और अगर हम बरसीम बो रहे हैं तो इसकी जो पहली कटाई करेंगे वो बुआई के कितने दिन बाद करेंगे? अगर हम बरसीम को पहली बार बो रहे हैं तो उसकी कटाई हम बुआई के कितने दिन बाद करेंगे? 55 से 60 दिन बाद इसकी पहली कटाई करेंगे। उसके बाद जो सेकंड कटाई करेंगे वो 25 से 30 दिन के बाद। ठीक। इसका जो मुख्य खरपतवार, ये पूछा जाता है कि बरसीम का मुख्य खरपतवार कौन सा है, तो जो बरसीम का मुख्य खरपतवार है वो है कासनी। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है चिकोरियम इंटाइवस, या जिसको चिकोरी भी कहा जाता है, CHICORY, चिकोरी। या जो मैंने लिखा है बरसीम का मुख्य खरपतवार है कासनी, जिसको इंग्लिश में चिकोरी भी कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है चिकोरियम इंटाइवस। और अगर इसका कंट्रोल करना है, इसको कासनी को, या नियंत्रण करना है, तो इसको 5% नमक का घोल, 5% नमक का घोल इसको, जिसको ब्राउन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ब्राउन विलयन का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोग। इसमें जो रोग लगता है वो है स्टेम रॉट, तना सड़न। तना सड़न इसमें रोग लगता है जो कि कवक द्वारा लगता है, और उस कवक का जो नाम है वो है स्क्लेरोसीनिया स्क्लेरोसियोरम। ठीक है। अब हम लोग एल्ड की बात करते हैं कि एल्ड पर हेक्टेयर कितनी होती है बरसीम की। अगर बरसीम को ग्रो कर रहे हैं चारे के लिए, हम चारा हम दोनों के लिए, या फिर केवल सीड के लिए, तो उसकी एल्ड कितनी होगी?
अगर हम केवल हरे चारे के लिए उसको ग्रो कर रहे हैं तो उसकी जो यील्ड होगी प्रति हेक्टेयर वो होगी 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर चारा और दाना दोनों के लिए ग्रो कर रहे हैं तो इसकी यील्ड घट जाएगी, वो होगी 500 से 600 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर सिर्फ हम सीड प्रोडक्शन के लिए देखें तो सीड प्रोडक्शन के लिए इसकी जो उपज होती है, यील्ड होती है, बीज उत्पादन होती है 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बरसीम का जो दाना होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है। ठीक, जो बरसीम का दाना होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो उसका टेस्ट वेट होता है वो होता है 2 से 3 ग्राम। बरसीम के दाने का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 2 से 3 ग्राम। तो आज आपकी 2 क्रॉप समाप्त हो गई, कपास की खेती है, बरसीम की खेती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। उम्मीद ही कर सकता हूँ क्योंकि लाइव तो देख ही नहीं सकता। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट जो है कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा और आपको जो इसका सॉल्यूशन है जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल द नॉलेज प्लाजा को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर पूरा तहलका मचा दें यार। मतलब एग्रीकल्चर वाले हो आप यार, एग्रीकल्चर को ऐसे भी, एग्रीकल्चर जो होता है भारत में 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। ठीक है, तो यार ऐसा ना करो यार, देख रहे हो वीडियो पे कुछ लाइक कमेंट शेयर आ ही नहीं रही है, जैसे स्टॉप लग गया, क्लोज डोर लग गया है। तो ऐसा मत करो यार, लाइक कमेंट शेयर दबा के ठोको यार। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है आपकी आप लोग करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।